नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने सियासी पंडितों को एक बार फिर से चौंका दिया। 3 राज्यों में ऐसे नामों का ऐलान किया गया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक के नामों के ऐलान में कास्ट फैक्टर का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया। बीजेपी ने नामों का ऐलान कर लोकसभा चुनाव जीतने का मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। बीजेपी ने ओबीसी, ब्राह्मण, राजपूत से लेकर आदिवासी समुदाय को साधने का प्रयास किया है। तीनों राज्यों में 3 तबके के नए सीएम चुनकर बीजेपी ने कमाल की सोशल इंजीनियरिंग दिखाई है। बीजेपी ने अपने सोशल इंजीनियरिंग से INDIA गठबंधन को एक बड़ा झटका दिया है। गठबंधन बैकवर्ड पॉलिटिक्स का एजेंडा सेट कर रही थी, लेकिन मोदी ने अपने इस मास्टर प्लान से सबको धूल धूसरित कर दिया। बीजेपी ने सबको साधने की सियासत की है। तो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को समझना जरूरी है कि बीजेपी की आखिर ये सोशल इंजीनियरिंग कहती क्या है। तो जरा उसे इस वक्त इस बड़े से स्क्रीन पर देख लीजिए। भजन लाल शर्मा जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर अब इनकी ताजपोशी होगी। वहीं 2 चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। 2 डिप्टी सीएम बनाया गया है और 2 डिप्टी सीएम कौन? दिया कुमारी सिंह डिप्टी सीएम जो कि राजपूत कास्ट से आती हैं, और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और ये दलित समाज से आते हैं। सोशल इंजीनियरिंग जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस सोशल इंजीनियरिंग को कैसे बीजेपी ने साधा है और इसका असर कहां तक जाएगा, वो फैक्टर आपको इन तीनों नामों में, इन चेहरों में नजर आ रहा होगा। अब जरा मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में आज ताजपोशी भी होने वाली है, शपथ ग्रहण होने वाला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग कैसे काम कर रही है वो जरा देख लीजिए। यादव समाज से आने वाले, ओबीसी समाज से आते हैं मोहन यादव, और इन्हें मुख्यमंत्री, एक अलग नाम, एक नया चेहरा जिसे किसी की उम्मीद नहीं थी। और 2 डिप्टी सीएम यहां पर भी, जैसे ब्राह्मण समाज से आते हैं राजेंद्र शुक्ला, इन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं दलित समाज से आने वाले जगदीश देवड़ा को भी डिप्टी सीएम की भूमिका अदा करनी है। ये 2 नाम जो कि अलग अलग जातियों को एक साथ साधने की कोशिश, उस रणनीति का हिस्सा है जिसे अभी INDIA गठबंधन, जो इंडी गठबंधन है, अभी 2024 के लिए सेट करने की कोशिश में थी। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने एक जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग का परिचय दिया। और जरा आप छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी देख लीजिए। विष्णु देव साय जिन्हें मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी अब दी जाने वाली है, उन्हें आदिवासी समाज से चयनित कर सबको चौंका दिया गया। अरुण शाह जो कि डिप्टी सीएम बने हैं, ओबीसी से आते हैं और इनके नाम पर कहीं से कोई चर्चा नहीं थी। अचानक से इस नाम का सामने आना यह बताता है कि बीजेपी ने इस बार उस रणनीति को अपनाया है जिसमें ऐसे व्यक्ति को सामने लाया जाए जिस पर कोई विरोधाभास नहीं, एक नया चेहरा, और उस समाज से जिस समाज को अच्छी खासी उसका प्रतिनिधित्व नजर आता हो। संख्या के बल की बात करते हैं। विजय शर्मा डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से आते हैं और ऐसे में ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए ये वो सोशल इंजीनियरिंग है जिस सोशल इंजीनियरिंग के तहत बीजेपी ने एक साथ 2024 के सियासत को साधने का पूरा खाका जो है वो तैयार कर दिया है। आखिरकार सीएम और डिप्टी सीएम के फेस पर सस्पेंस खत्म हो गया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग, ब्राह्मण, राजपूत, दलितों को साधा। बीजेपी ने प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की। एक और जहां ब्राह्मण चेहरे के रूप में भजनलाल शर्मा को सीएम की कमान सौंपी, वहीं राजपूत फेस के रूप में दिया कुमारी को डिप्टी सीएम, जबकि दलितों को साधने के लिए प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया है। अब ग्राफिक्स के जरिए प्रदेश के जातीय समीकरण को समझिए। प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 85 लाख से ज्यादा है, जो 50 सीटों पर सीधा असर डालती है। यही कारण है कि भजनलाल शर्मा को सीएम बनाकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। राजस्थान में 33 साल बाद किसी ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है।
इससे पहले कांग्रेस के हरिदेव जोशी 1990 में कांग्रेस से सीएम बने थे। बात अगर राजपूतों की जाए तो प्रदेश में राजपूतों की आबादी करीब 6 से 8% है। राजपूत समुदाय 30 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है और ऐतिहासिक रूप से राजस्थान की राजनीति का सेंटर पॉइंट रहा है। राजपूतों ने लंबे समय तक बीजेपी पर भरोसा किया है। यही कारण है कि इस बार राजपूत समाज से दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। भवानी सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी हैं। विद्याधर नगर विधानसभा सीट विधायक चुनी गई। 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक चुनी गई। दलित वोट बैंक पर नजर डाले तो राज्य की आबादी में अनुसूचित जाति एससी की हिस्सेदारी 17.83% है, जिसका सीधा असर 34 सीटों पर है। वैसे तो दलित वोट बैंक को लंबे समय से कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता रहा है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में दलित समुदाय एक बड़ा फैक्टर बनकर के उभरा था। प्रेमचंद बैरवा दलित समाज से आते हैं। जयपुर की दूदू विधानसभा सीट से विधायक है। 1995 ब्लॉक संगठन से राजनीतिक जीवन की शुरुआत। बीजेपी ने तीनों जातियों को साथ करके 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार कर दिया है। हाल ही में हुए तीनों राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरे मोहन यादव को सीएम बनाया है, जबकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय को सीएम बनाया है। जाति और क्षेत्र का चुनावी गणित साध कर बीजेपी 2024 के चुनावी समर में जीत फाइनल करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो INDIA गठबंधन में अखिलेश यादव ने PDA का फॉर्मूला दिया था, जिससे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश की गई। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में ये फॉर्मूला पूरी तरह से फेल हो गया। अब इन्हीं चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने जो सबका साथ वाला नया फॉर्मूला दिया है, वो 2024 में भी हिट होने वाला है। जो फूट डालने वाले लोग हैं, जो विकास नहीं चाहते हैं, वे जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करेंगे। हिंदू, मुसलमान और जाति पर सियासी घमासान, जैसा अनुमान था वक्त का कांटा वैसे ही घूम चुका है। क्योंकि जैसे ही विपक्ष ने जाति का जिन्न निकाला, वैसे ही बीजेपी ने चुनावी राज्य में जाति का काट खेल दिया। मोदी ने कास्ट के काट में ऐसा बाण छोड़ा, जातीय जनगणना का रुख ही बदल गया। यानी कि बीजेपी अब सधे हुए समीकरण से आगे बढ़ रही है और अखिलेश यादव के जो सबसे बड़े वोट बैंक यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने में जुट चुकी है। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट को विपक्षी दल हिंदुत्व का हल मान रहे हों, लेकिन बीजेपी के पास जनगणना का तोड़ बेजोड़ है। क्योंकि बीजेपी के पास मोदी मैजिक है, तो हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता जैसे योगी आदित्यनाथ, जो सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। जो फूट डालने वाले लोग हैं, जो विकास नहीं चाहते हैं, वे जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जाति के नाम पर बांट करके इन्होंने विकास को बाधित किया था और ये विकास के बैरियर है। हम इस बैरियर को हटाएं और हमें एकता के लिए कार्य करना है, देश की एकात्मता के लिए कार्य करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है। बीजेपी का एजेंडा ना अगड़ा ना पिछड़ा, बल्कि 100 करोड़ हिंदुओं वाला है, जिसे अब आगे बढ़ाने की फुल प्रूफ तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को समझने की कोशिश करें तो 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किस वर्ग, किस जाति के कितने वोट मिले। तो आपको बता दें, ओबीसी वोट कांग्रेस को 15%, तो बीजेपी को 44% मिले। एससी वोट कांग्रेस को 20%, बीजेपी को 34 मिले। एसटी वोट कांग्रेस को 31%, तो वहीं बीजेपी को 44% मिले।
सवर्ण वोट कांग्रेस को सिर्फ 12% तो बीजेपी को 52% मिले। और अन्य वोट की बात करें तो कांग्रेस को 23% और बीजेपी को 25% मिले। यानी बीजेपी जिस सबका साथ सबके विकास का मंत्र देती है वो चुनावी आंकड़ों में दिखता भी है। और उसी पैटर्न पर एक बार फिर से बीजेपी 2024 के रण में दम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो भी तब जातीय जनगणना का मुद्दा हावी है, लेकिन बीजेपी ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और 3 राज्यों में सीएम का ऐलान कर बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, राजपूत का समीकरण साध मोदी ने विरोधी दलों की नींद उड़ा दी है। विरोधियों को यह समझ ही नहीं आ रहा कि मोदी के मास्टर स्ट्रोक का कैसे जवाब दिया जाए। मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। राजनीति नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा न कोई करता है न कोई समझ सकता है। ये तो ऐसे व्यक्ति हैं कि वोट के लिए ये समय समय पे अपनी ही जाति बदलते रहते हैं। कभी कहेंगे परमार जाति के हैं, कभी कहेंगे मैं अति पिछड़ा की जाति का हूँ। और ये अगर अभी के आप 3 प्रदेशों की चुनाव का रिजल्ट देखें तो 3 चेहरे जिसपे इनके विधायक चुन करके आए, जिनके चेहरे पे इनकी सत्ता बनी, उनका ही पॉलिटिकल हत्या करके जाति आधारित ये नए मुख्यमंत्री रख लिए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला है, तो इसके पीछे हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के रणनीति का असर है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा निर्णय करने के लिए मजबूर कर दिया। रही बात मोदी के किला के मजबूत होने की, तो किला जैसी चीज मोदी के पास नहीं है। ये कि सिर्फ एक ही जाति है, वो भारत देश है। जो इस विषय को कहते हैं कि मोदी जी ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री बना के जाति साधा है, वो कंफ्यूजन दूर कर लें। मोदी जी का लक्ष्य है भारत को विश्व गुरु बनाना, और भारत की पूरी जाति मोदी जी के लिए एक ही जाति है, उसका नाम है भारत देश। तो आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत ने देश की राजनीति की दिशा तय कर दी है। अगले लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कहा कि नरेंद्र मोदी का दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। INDIA गठबंधन बिखर चुका है। जनता के हिसाब से अभी एनडीए का ही दौर है। लोकसभा चुनाव में तो और भी स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, तो एनडीए अभी भी है और आगे लोकसभा चुनाव के माध्यम से भी एनडीए को ही लोग चुनेंगे। इस चुनाव से स्पष्ट संकेत मिल रहा है। तो बीजेपी ने कमाल की सोशल इंजीनियरिंग दिखाई है और इस सोशल इंजीनियरिंग का असर जो है वो बिहार की सियासत पर भी साफ तौर पर नजर आने लगा है। तो ये क्या है सोशल इंजीनियरिंग, वो भी हम आपको समझाते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी की कमाल की सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत छत्तीसगढ़ से सबसे पहले करते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश में ओबीसी जाति से आने वाले सीएम को सामने रखा गया है। राजस्थान में बात कर लें तो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने अन्य जातियों से डिप्टी सीएम बनाकर उस समीकरण को भी साधा है। बीजेपी का सभी वर्गों को एक साफ मैसेज दिया गया है। पार्टी सभी को साथ लेकर चलने में यकीन रखती है, विश्वास रखती है। बीजेपी ने एमपी में 2-2 डिप्टी सीएम भी बनाए। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया है। जगदीश देवड़ा जहां अनुसूचित जाति से आते हैं, तो वहीं अगर राजेंद्र शुक्ला की बात की जाए तो वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। बीजेपी ने ओबीसी, एससी, राजपूत और ब्राह्मण को साधने की एक साथ कोशिश की है। बीजेपी ने राजस्थान में ब्राह्मण को सीएम बनाकर संदेश दिया है। बीजेपी ने यह संदेश दे दिया कि बीजेपी उनकी ही पार्टी है। राजस्थान में दिया कुमारी को डिप्टी सीएम की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें राजपूतों को साधने के दृष्टिकोण से राजस्थान में डिप्टी सीएम बनाया गया। राजपूत राजस्थान में कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में होते हैं। दूसरे डिप्टी सीएम की बात कर लेते हैं। प्रेमचंद बैरवा दलित वर्ग से आते हैं। जातियों के इस बैलेंस से बीजेपी ने सबको एक साथ साधा है। 2024 में
जीत का मास्टर प्लान देखिए कैसे तैयार किया जाता है बीजेपी की तरफ से। ये एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग आपको नजर आ रही होगी। बीजेपी ने समाज के हर तबके को एक साथ साधा है, यानी 2024 में मोदी का किला सबसे मजबूत है, क्योंकि हर जाति हर समाज से प्रतिनिधित्व देकर एक बड़ा मैसेज जो है बीजेपी की तरफ से इस वक्त दिया गया है, जिसमें वो बार बार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारी थीम है। इस पर हम चलते हैं और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीतामढ़ी और शिवहर के दौरे पर हैं, जिसमें सीएम सीतामढ़ी में मां जानकी की जन्मभूमि में करोड़ों के विकास योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनौरा धाम में पर्यटकों की सुविधाओं के लिए विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम में विकास और सौंदर्यीकरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाने वाला है, जिसकी पूरी तैयारी करके रखी गई है। सीएम नीतीश आज शिवहर को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। शिवहर में रघुनाथ झा की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। तो शिवहर में रघुनाथ झा की प्रतिमा का अनावरण किया जाने वाला है। साथ ही धार्मिक स्थल डेकुली धाम के विकास के लिए जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास भी होगा। इसके साथ ही बड़ा पड़ाव और वाटर ड्रेनेज सिस्टम का भी शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। तो सीतामढ़ी को सीएम की तरफ से सौगात दी जाने वाली है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस पुनौरा धाम आपको नजर आएगा, जहां पर जगत जननी माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम है और उसे विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। विकास और सौंदर्यीकरण योजना जो है सौंदर्यीकरण वाली, वो आपको होती हुई दिखेगी। 72 करोड़ की लागत से विकसित होगा ये पुनौरा धाम। मंदिर परिसर का सुंदर वास्तुशिल्प से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। परिक्रमा पथ, सीता वाटिका और लव कुश वाटिका का सौंदर्यीकरण इसमें शामिल है। जानकी महोत्सव क्षेत्र, मंडपम और पार्किंग क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सितंबर 2023 राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में योजना को मंजूरी दी गई थी। और बड़ी खबर इस वक्त बांका से आ रही है, जहां बैंक से बिना लोन लिए हुए सैकड़ों महादलितों को ऋण चुकाने का वारंट जारी किया गया है। आरोप है कि लगभग 400 महादलित ऐसे हैं जिनमें से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। बाराहाट प्रखंड में खड़हरा पंचायत के चौपेटी स्थित महादलित टोले में गिरफ्तारी के डर से देखिए अधिकांश पुरुष जो है अब घर छोड़कर फरार हैं। गांव में केवल महिलाएं ही रही हैं। महिलाओं को भी अब गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। महिलाओं का कहना है कि लगभग 10 साल पहले कुछ लोगों ने सरकारी अनुदान के नाम पर 5-5 हजार रुपए देकर कागजात लेने की बात कही थी। उन्होंने 5-5 हजार रुपए दिए, लेकिन उन दस्तावेजों के आधार पर बैंक से 50-50 हजार का केसीसी लोन पास करा लिया गया, जिसकी वसूली के लिए अब बैंक वाले कार्रवाई कर रहे हैं। पहले नोटिस और अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। लोन था खेती करने के लिए, केसीसी जेएलजी था। अच्छा, ये कब लोन लिया गया था? लगभग 13-14 में सबको मिला था। अच्छा, तो अब क्या इसमें प्रोसेस हुआ है? इसमें प्रोसेस यही हुआ है कि जो दिए हैं, चलो उनका ठीक है, उनको तो नोटिस मिल गया है। जिनको जो नहीं दे पाए हैं उनको बैंक आगे कार्रवाई की है और जो सर्टिफिकेट केस होता है वही दायर हुआ। असने का कोई आदमी यहाँ आये कल का के अनुदान लोन मिली। कौन आदमी? पंकज चौहान। अच्छा। सीधौन का। अच्छा, तो वे बोले कि अनुदान के पैसा चाहे फ्री में लो सरकार दे रही चाल, तो हम मुसहर का आधार बाबू हम चलो गेलिए, सब चल गेलिए। तो हमरा सने ना यहाँ टिप ले ना दस्खत ले हमरा सने घर या पैसा दिले बेटा। घर आके पैसा दिया? हाँ, घर आया। कितना पैसा? वहाँ केकरो 5,000 केकरो 4,000 यहाँ रन कर करके दिला पैसा दिला नानी का 5,000 करी का। वहाँ पैसा ना चुकती कर लखो, वहाँ पकड़ी के ले गेलो घर में जे बोला टका दिला लोन
कहीं का हम कितना पैसा दिया? 6,000 करीब। कौन दिया था? दिला छो पंकज चौहान, यहाँ लोनिक दिला छो दामोदर चौहान। दामोदर चौहान कहाँ का रहने वाला है? दामोदर चौहान छो चौबेडी का और रोहिणी छो सिधौन का। अब सवाल ये कि क्या बिचौलियों ने बैंक की मिली भगत से ये पूरा का पूरा खेल किया? ऋण धारकों को लोन की जानकारी आखिर क्यों नहीं है? बिना लोन लिए बैंक ने कोर्ट से वारंट कैसे जारी करा दिया? क्या विभाग इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करेगा और सच सामने लाएगा? क्योंकि वारंट और गिरफ्तारी के डर से अब चौबेडी गांव के जो पुरुष हैं वो घर छोड़कर फरार हैं और पूरे गांव में लोग डरे सहमे हुए हैं। समस्तीपुर के रोशना थाना क्षेत्र के बाघोपुर गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट होती है, जिसका वीडियो सामने आया और ये वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी गोलीबारी की घटना की लाइव तस्वीरें आई हैं, जहां पर वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग खेत में कैसे आपस में झगड़ते हुए नजर आते हैं और इस दौरान एक दूसरे पर पत्थर चलाया जा रहा है। गोली चलाने की आवाजें तक सुनाई देती है। गोलीबारी की घटना में पिता और पुत्र जख्मी हो गए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।